देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, है ना। इसका क्या महत्व है, इसका तो इतना महत्व है, इतना सबसे बड़का महत्व यही है है ना, इसका ही है। किसका? मियोसिस सेल डिवीजन का। इतना जो है ना, इतना जो आगे बढ़ रहा है, इतना जो जनरेशन आगे बढ़ रहा है, किसके वजह से बढ़ रहा है? इसी की वजह से बढ़ रहा है। अब बताओ, जनरेशन आगे अगर मान लो गैमीट नहीं बनता, गैमीट बनता है ना युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक, अरे बताए थे। तो नर युग्मक मादा युग्मक कौन सा सेल डिवीजन से बनता है? कैसे बनता है? अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन से। किससे? अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन से। अगर मान लो कि अब ये नहीं होता तो अर्धसूत्रीय गैमीट बनता, युग्मक बनता? युग्मक नहीं बनता। आगे जो है ना, जो वंश आगे बढ़ रहा है सबका, वो ऐसा रहता ही नहीं। नहीं तो बहुत बड़ा इसका रोल है इसमें। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट दत्त राकाच, पहला पॉइंट लिखते हैं। लिखो, यह युग्मक, यह युग्मक, युग्मक ब्रैकेट में लिख लेना, युग्मक ब्रैकेट में शुक्राणु और, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु, यह युग्मक ब्रैकेट में शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में भाग लेता है, के निर्माण में भाग लेता है। यह युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में, के निर्माण में, देखा, के निर्माण में भाग लेता है, भाग लेता है, उसी में लिखना। इसलिए, इसलिए यह लैंगिक जनन में, इसलिए यह लैंगिक जनन में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए यह लैंगिक जनन में अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका निभाता है, लिखा गया। इसलिए यह लैंगिक जनन में अहम भूमिका निभाता है, लिखा गया। हो गया। तो पहला पॉइंट था कि ये क्या करता है, युग्मक निर्माण में, और युग्मक बोल दिए तो दोनों आ गया, शुक्राणु और अंडाणु, दोनों के निर्माण में क्या करता है ना, दोनों के निर्माण में भाग लेता है। अंडाणु बनता है, शुक्राणु बनता है, किसके द्वारा? अर्धसूत्री कोशिका के विभाजन के द्वारा। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना, कितना? 3323 जोड़ा। और कोई कोई बोलते रहो, और बोलो, और बोलते रहना चाहिए, बोलते रहो जल्दी जल्दी, फिर भाग। और बोलो ने, और कुछ कुछ बोलो। हैं? 36, 46, 23, और कोई नहीं, खत्म हो गया ये पार्टी से। कुछ नहीं। अरे कितना होता है? 23, और इसमें भी कितना? 23, है ना। तो इसमें 23 कैसे बनता है? अरे 46 रहता है और उसमें डिवाइड होता है, तो 23 को बनता है ना। तो कौन सा कोशिका विभाजन होगा बताओ? मियोसिस है ना, होगा मियोसिस होगा। तो 23 होगा, है ना। ऐसा नहीं कि 46 कर दो, 3000 5000 10,000 कर रहा है। कितना होगा? 23। क्रोमोसोम की संख्या कितना? 23 होगा इसमें, ठीक है। तो लैंगिक जनन में अहम भूमिका निभाता है। अगर मान लो कि यहाँ मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा, नहीं होता, तो इतना जो जनरेशन है ना, जो कैरेक्टर जा रहा है, जो गुण जा रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। तब तो फिर दूसरा कोई चीज, नया चीज बनते जाता, ठीक है। इसीलिए ये अहम भूमिका निभाता है लैंगिक जनन में। दूसरा बात लिखते हैं कि जब आनुवंशिक सूचना को ये क्या करता है, इससे स्विच ऑन होता है ना। मतलब
क्या बोलते हैं, स्विच ऑन को क्या बोल देंगे बताओ। आनुवंशिक, आनुवंशिक सूचना को क्या करता है, सूचनाओं को, है ना, आनुवंशिक सूचनाओं को क्या करता है, स्विच ऑन करता है। स्विच ऑन का मतलब एक्टिव करना, सक्रिय करना, है ना। कैसे, अगर स्विच ऑन किए तो पंखा चलने लगा, मतलब एक्टिव हो गया। तो एक्टिव करना, सक्रिय करना, ये बोल सकते हैं। लिख लो, सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं। लिखो, यह युग्मक में यह युग्मक में यह युग्मक में यह युग्मक में आनुवंशिक सूचनाओं को यह युग्मक में आनुवंशिक सूचनाओं को यह युग्मक में आनुवंशिक सूचनाओं को सक्रिय करता है। सक्रिय सक्रिय करता है, आनुवंशिक सूचनाओं को सक्रिय करता है। लिखा गया। हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा होगा ना, दो गो हुआ। तीसरा में क्या करे कि जो क्रोमोसोम की संख्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या को ये क्या करता है, कांस्टेंट करके रखता है। क्रोमोसोम की संख्या को ये क्या करता है, क्रोमोसोम की संख्या को क्या करता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब निश्चित, है ना। जैसे अब मान लो कि 46 है, 46 क्रोमोसोम है, और इसके बाद जो डिवाइड करेगा 23 होगा, तो इसको निश्चित करके रखता है। अगर इसमें अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो फिर दूसरा कोई जीव बन जाएगा, है ना, या दूसरा कोई चीज उसमें इफेक्ट आ जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम की संख्या को कांस्टेंट करके रखता है ना, कांस्टेंट करके रखता है। लिख लेते हैं अगला पॉइंट। लिखो, यह, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, तीसरा नंबर, यह सजीवों में, लिखो ना रे, यह सजीवों में सजीवों में क्रोमोसोम की संख्या को, सजीवों में क्रोमोसोम की संख्या को सजीवों में क्रोमोसोम की संख्या को क्रोमोसोम की संख्या को कांस्टेंट रखता है। कांस्टेंट रखता है, या नियतांक बोलते हैं, इंग्लिश से लिख लो ना, अच्छा है। कांस्टेंट, कांस्टेंट रखता है। लिखा, कांस्टेंट रखता है। तो क्रोमोसोम की संख्या को क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा। बात समझा। अगला लिख लेते हैं, चौथा नंबर। देखो, चौथा नंबर में क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, है ना, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, कोई ना कोई नया जीव बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, जैव विकास, है ना, जैव विकास होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या होगा, इसमें बताए थे तुम लोग को, है ना, पाइकेटीन बताए थे, पाइकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकेटीन। तो पाइकेटीन में क्या होता है, वहां पर बताए थे क्रॉसिंग ओवर, बताए थे क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में बताए थे कि आनुवंशिक सूचनाओं को क्या करता है, उसमें आदान प्रदान करता है। बताए थे या नहीं बताए थे, बताओ, लिखाए भी थे, है ना। आनुवंशिक पदार्थ को वहां पर क्या होता है, आदान प्रदान करता है। उसी टाइम क्या होता है, जब एक्सचेंज करता रहता है, आदान प्रदान करता है, उसी टाइम अगर छोटा सा भी कहीं चेंजेज आएगा आदान प्रदान करने में, आनुवंशिक सूचनाओं के आदान प्रदान करने में अगर थोड़ा सा भी वहां चेंजेज आ जाता है, उसी को कहा जाता है म्यूटेशन। और उसी म्यूटेशन के कारण कोई ना कोई नया जीव बन जाता है। तो अगर इतना जैव विकास जो हो रहा है, जैव विकास का मतलब होता है जीवों का विकास। जीवों में कितना ज्यादा विकास, अभी बताओ अभी अगर कहें पृथ्वी पर जितना जीव है, सबको देखा है, सबको देखा है, हैं? नहीं देखता, है ना। हम लोग बात करें, अगर मान लो चींटी अगर है ना, चींटी, क्या तरह के चींटी देखा है, बताओ, चींटी के तरह के देखा है, हैं? बहुत देखा होगा, 5-7 को देखा होगा।
इससे ज्यादा देखा होगा। जानता है चींटी के प्रजाति कितना होता है? 20,000। 20,000 प्रजाति है चींटी का, और हम लोग देखे हैं कि गो 5-7 को देखे हैं, 5-7 को चींटी देखे, 20,000 प्रजाति। तो इतना ज्यादा जो वेरिएशन आया है ना, वो किसके वजह से आता है? इसी के वजह से आ जाता है। इसी सब के वजह से नया नया जीव का विकास हमेशा है ना लगातार होते आ रहा है। ठीक है, तो ये जीवों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। ये अगर म्यूसिस नहीं होकर के माइटोसिस अगर होता तो फिर इतना विकास नहीं होगा। फिर तो कब्बे ना बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कब्बे ना बहुत दिन पहले है ना, कई हजार करोड़ों साल पहले बना था। लेकिन जैसे ही जीव का है ना, जैसे ही बहुकोशिकीय जीव आया, लैंगिक जनन जैसे ही होने लगा, तो इतना ज्यादा ना जीव का विकास होने लगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया। और इससे पहले बहुत कम होता था। क्यों? क्योंकि उसमें माइटोसिस में वैसा एक्सचेंज होने वाला कहीं है ही नहीं, जो कहीं भी दिक्कत होगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगा। और इसमें क्या होता है, जैसे ही एक्सचेंज होता है उसी टाइम कोई ना कोई नया है ना, अगर कहीं चेंजेज हुआ, नया जीव बना लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो लिख लेते हैं, इसमें भी अगला पॉइंट लिखो, लिख लो। यह उत्परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है। यह उत्परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका निभाता है, जिसके फलस्वरूप जैव विकास होता है। 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 लिखा गया? जिसके फलस्वरूप जैव विकास होता है। जिसके फलस्वरूप जैव विकास होता है। तो 4-5 को पॉइंट बताए, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। पहला पॉइंट पढ़े हम लोग कि युग्मक का निर्माण करता है ना, जो लैंगिक जनन में हम भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े, क्या पढ़े बताओ? दूसरा पॉइंट पढ़े कि ये आनुवंशिक सूचनाओं को क्या करता है ना, सक्रिय करता है, स्विच ऑन करता है। उसके बाद हम लोग देखे क्रोमोसोम की संख्या को क्या करता है, कांस्टेंट करके रखता है। और चौथा पॉइंट हम लोग देखे, इसमें क्या होता है बताओ, क्या होगा? उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण जैव विकास होता है। जिसके कारण जैव विकास होता है। यही था है ना, हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक बच गया था। इसमें इसका महत्व हम लोग समझ लिए कि क्यों जरूरी है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होने, है ना, क्यों जरूरी है और हो रहा है तो क्या हो रहा है, इतना बात हम लोग समझे। इसमें ये चैप्टर खत्म हो गया है ना। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। बात समझ में आया? चलो, ये चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग लगाना है बढ़िया से, बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे। बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे, उसको लिखते हैं जैव अणु, बायोमोलिकुल्स। जैव अणु है बायोमोलिकुल्स। वही थोड़ा सा बच गया था, नहीं बोल, अब लेट हो रहा था उस दिन तो नहीं बताए। पढ़ लिए, खत्म हो गया चैप्टर, 2 चैप्टर खत्म हो गया। अब एक बात और देखो, यहाँ बता देते हैं एक बार। क्या करना तुम लोग, पहला चैप्टर सेल जो पढ़े थे, सेल का है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यही पढ़े थे बताओ, ये पढ़ लिए थे। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। अभी टाइम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा, है ना। कब होगा? तो ये होगा नेक्स्ट संडे। ये जो संडे आ रहा है, इस संडे नहीं, इससे अगला संडे तैयारी करने का मौका मिला, है ना। 7 दिन वो दोनों चैप्टर का, ठीक है। संडे का नेक्स्ट संडे होगा, है ना। ये संडे नहीं, नेक्स्ट संडे को होगा, ठीक है। इस संडे केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ऐसे अगला संडे, है ना, अगला संडे को होगा कौन? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बढ़िया से तैयारी करना है, ठीक है। जो भी जिनको छूट गया होगा
वो यूट्यूब पर जाके देख लेना, वीडियो है वहाँ पर सारा, है ना, तो वहाँ से देख लेना। सारा वीडियो तो नहीं होगा, हिंदी, केवल हिंदी का, उसमें इंग्लिश वाला होगा, है ना, तो वहाँ देख लेना, हिंदी भी वहाँ लिखाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश है, हिंदी भी है और इंग्लिश, बाइलिंगुअल दोनों साथ साथ है, तो हिंदी वाला अपना लिख लेना और इंग्लिश वाला नहीं लिखना, उसमें लिखाए हैं सब, तो वहाँ अपना देख के पढ़ना। अभी टाइम है ना, अभी 10 दिन टाइम है, बढ़िया से तैयारी करो। तो और दोनों क्लास का है, यहाँ सुबह वाला भी है और अभी वाला भी है। इसमें से टॉप आना चाहिए, है ना, उसमें से टॉप नहीं आना चाहिए। और उस सबको वो भी बोले हुए हैं कि उसी में से टॉप आना चाहिए, इसमें से टॉप नहीं आना चाहिए। अब दोनों है ना, मेहनत करो, पढ़ो, देखते हैं कि इसमें से टॉप आता है कि नहीं, तो बढ़िया से इसको तैयारी करना है, ठीक है। जितना पढ़ाए उसी सब में से रहेगा पढ़ने का, है ना। क्या क्या करेगा बताओ, इसमें क्या करना है, सबसे पहला बात जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बढ़िया से पढ़ना। उसके अलावा फिर बुक तो ये ना हो गया, कॉपी से पढ़ना है, कॉपी जितना बताए हैं कॉपी से पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद अगर जिनके पास अगर कोई एक्स्ट्रा दूसरा रेफरेंस बुक है तो उससे भी अपना पढ़ लेना है दोनों चैप्टर। रेफरेंस बुक का मतलब इससे रिलेटेड और कोई बुक होगा किसी के पास कि नहीं है, नहीं रखा है, पढ़वे नहीं करता है तो कहाँ से रखेगा, है कि नहीं। तो अभी फिलहाल ये दो ये तो याद इसको पढ़ना, ठीक है, बाकी फिर हम बोलेंगे। ऐसे अगर जिनको लेना होगा फिंगर टिप्स आता है, फिंगर टिप्स आता है ना, फिंगर टिप्स जो है ये खरीद लेना है, बुक का नाम है, या फिर जीआरबी का आता है, ज़्यादा तो हम कहेंगे यही खरीद लेना, फिंगर टिप्स का ही खरीद लेना है। हिंदी मीडियम भी आता है और इंग्लिश मीडियम भी आता है, दोनों आता है, तो जो सुविधा लगे, है ना, खरीद लेना, ठीक है। यही खरीदना, फिंगर टिप्स ही खरीदना, जीआरबी भी ऐसे आता है ना, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा अभी अभी के मार्केट में, है ना। अरिहंत का बुक है, बहुत अच्छा बुक है, अगर लगे तो खरीद लेना। फिंगर टिप्स और पढ़ना इससे, है ना, ये दोनों का बढ़िया से तैयारी करते रहना है। और टेस्ट होगा, देखते हैं कितना मार्क्स आता है, क्या आता है, ठीक है। और मान लो कि जिनको कहेगा छूटा हुआ है, उस अभी 10 दिन टाइम है, किसी से कॉपी लेकर भी लिख सकता है या फोटो कॉपी करा के वो पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई बहाना बनाएगा कि हम पढ़वे नहीं किए थे, 10 दिन पहले बोल रहे हैं ना, तो ऐसे बहाना वहाना नहीं चलेगा कि हम पढ़वे नहीं किए थे, उसको फोटो कॉपी करा लेना है ना, उसी को पढ़ना है या वीडियो देख के पढ़ना, बुक से पढ़ना, बहुत ऑप्शन है। तो जैसे है ना, तैयारी करते रहना, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव लिखे वाला भी रहेगा, ठीक है, तो दोनों तरह से रहेगा। बढ़िया से उसको पढ़ना, तैयारी करना, देखते हैं कितना मार्क्स आता है, कौन कितना लेके आता है, ठीक है। तो ये इतना बात बता दिए। अब हम लोग आते हैं जैव अणु पर। इसको याद रखना, टेस्ट है, कहीं लिख लो कॉपी पर, भुलाएगा तो बड़ी मार मारेंगे। हाँ, याद रहेगा, मिटा देते हैं इसको। इस संडे नहीं होगा, इससे अगला संडे, ठीक है, इससे अगला संडे होगा। अब बढ़िया से तैयारी करते रहना, क्योंकि पहला टेस्ट ना है 11 तुम लोग का, बायो का नहीं ना हुआ था अभी तक, पहला टेस्ट है। अब बढ़िया से पढ़ेगा तब ना पता चलेगा हमको भी कि हम कितना मेहनत किए हैं, कितना पढ़ाए हैं, कितना हम सिखा पाए हैं। तो अब पढ़वे नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए बहुत, इसीलिए टाइम भी दिए, 10 दिन का टाइम है, 10 दिन से ज़्यादा ही टाइम, लगभग 10 दिन, है ना, तो बढ़िया से तैयारी करना है दोनों चैप्टर का। अब हम लोग पढ़ते हैं जैव अणु पढ़ते हैं, हेडिंग दो कॉपी में अब बढ़िया से, है ना, जैव अणु। जैव अणु हेडिंग देना है कॉपी पर, जैव अणु हेडिंग दे दो, जैव अणु। हेडिंग दिया जैव अणु। हो गया। अब देखो जैव अणु क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। बायोमोलिकुल्स जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बायोमोलिकुल्स, ये बायोमोलिकुल्स अभी तो हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं बायोमोलिकुल्स, अलग से एक टॉपिक बन जाता है जब ऑनर्स करेगा या फिर कोई मेडिकल कॉलेज और में जाएगा तब पढ़ेगा, वो सब एक अलग सा बुक आता है ना, बायोकेमिस्ट्री का। किसका आता है, बायोकेमिस्ट्री का आता है, बायोकेमिस्ट्री।
और बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स इसमें आता है, बात समझ में आया? तो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है कौन? बायोमोलिकुल्स। ये अलग एक बुक आता है इसका, बायोकेमिस्ट्री का, और उसके अंतर्गत आता है बायोमोलिकुल, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्या होता है। लेकिन टॉपिक बड़ा सा है, बड़ा सा चैप्टर है, बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना होता है, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग भी। तो ये जो आता है किसके अंतर्गत आता है? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो बायोकेमिस्ट्री, तो अब हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है ना? बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो बताओ, बायोकेमिस्ट्री को हम लोग जैव रसायन कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं। तो जैव रसायन क्या होता है? तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो जिसके अंतर्गत बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वही क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। मैं बात समझा? कि जिसके अंतर्गत, अब किसका ये क्या है बताओ? जीव विज्ञान का ब्रांच है, शाखा है। जीव विज्ञान का शाखा है कौन? बायोकेमिस्ट्री। तो हम लोग बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा है ना, वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैव अणु के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैव अणु के भौतिकीय और रासायनिक के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, क्या बोले? जैव अणु के भौतिक और रासायनिक के बारे में जो अध्ययन किया जाता है जिस ब्रांच में, उसको क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री का ये डेफिनेशन है। तो पहले हम लोग बायोकेमिस्ट्री के बारे में है ना लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बायोमोलिकुल्स के बारे में लिखेंगे। तो नीचे में हेडिंग लगा के लिखना है बायोकेमिस्ट्री, नीचे हेडिंग लगा के लिखना बायोकेमिस्ट्री। इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बायोमोलिकुल्स लिखेंगे। बायोकेमिस्ट्री हेडिंग देना है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हेडिंग दिया, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन। देखो, जैव अणु के उतना नहीं लिखाते हैं कि किसका ब्रांच है, जीव विज्ञान की वह शाखा, उतना नहीं लिखाते हैं, सीधे सीधे लिखते हैं। वो सब बचपन वाला कहानी हो जाएगा ना, ऐसे सीधे सीधे लिखते हैं। लिखो, जैव अणु के भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक, रासायनिक संगठन, संगठन के अध्ययन को, संगठन के अध्ययन को, संगठन के अध्ययन को जैव रसायन कहते हैं। जैव अणु के भौतिक और रासायनिक संगठन के अध्ययन को जैव रसायन कहते हैं। लिखाया कि नहीं लिखाया बताओ? तो जैव अणु के भौतिक और रासायनिक संगठन के अध्ययन को जैव रसायन कहते हैं। लिखा गया। एक और डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि बायोमोलिकुल्स के अध्ययन को क्या बोलेंगे? जैव रसायन। या बीच में दे दो, बीच में या अथवा देकर लिखते हैं ना, अथवा देकर नीचे से लिख लो। देखो, जैव अणु के अध्ययन को, जैव अणु के अध्ययन को जैव रसायन कहते हैं। जैव अणु के अध्ययन को जैव रसायन कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं। लिखा गया? क्या बोलते हैं? जैव रसायन कहते हैं। जैव रसायन कहते हैं। लिखा गया? हो गया? तो ये हो गया है ना जैव रसायन के बारे में। अब बात आता है, जैव रसायन हो गया, अब आता है बायोमोलिकुल्स क्या होता है।
बताओ, ये समझ में आया। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं, बायोमोलिकुल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मतलब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत बायोमोलिकुल्स के बारे में जो अध्ययन करते हैं, है ना, वही बायोकेमिस्ट्री। या फिर सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैव अणु के भौतिक और रासायनिक के जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है ना। तो जैव रसायन हो गया, ये बुक आता है अलग से, है ना, वो अलग से एक टॉपिक आता है, ऑनर्स भी करेगा तो उसमें बायोकेमिस्ट्री का पेपर होता है अलग से, बायोकेमिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा अलग से, है ना, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम लोग का बात आ रहा है कि बायोमोलिकुल्स होता क्या है, जो हम लोग का चैप्टर है बायोमोलिकुल्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, बायो दो वर्ड से बना हुआ है, बायो और मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब जैव और मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा मॉलिक्यूल्स के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है बताओ। देखो होता क्या है कि बायोमोलिकुल्स इसलिए नाम रखा गया है कि जो सेल होता है, हम लोग का जो सेल है ना, सेल है, कोशिका है, ये कोशिका जो होता है, ऐसे अगर सीधे हम लोग बोलते हैं कि, है ना, कोई भी जीव है तो जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो कोशिका होता है। इसका मतलब है कि सीधे सीधे अगर ऐसे पूछे बायोलॉजी में कि हम लोग का जो जीव है, कोई भी जीव है, जीव का जो शरीर बना हुआ है क्या चीज से, तो सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। लेकिन यही बात अगर केमिस्ट्री में पूछा जाए, है ना, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगा, वहां सेल नहीं बोलेंगे, वहां बोलना पड़ेगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सबसे मिलकर के बना हुआ है। तो बायोमोलिकुल्स का मतलब है कि जो वैसा अणु है ना, वैसा अणु है, वैसा मॉलिक्यूल्स है जिसके द्वारा कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका कार्य करता है, फंक्शन करता है, कोशिका का निर्माण और कार्य करने में जो मदद करता है, भाग लेता है, वही क्या कहलाता है, जैव अणु कहलाता है। नहीं समझ में आया, जैव अणु क्या होता है, तो जैव अणु वैसा अणु है दत्त कंठ जाम हो गया तो क्या बोल, जैव अणु है, वैसा अणु है, आवाज नहीं निकलता है, वैसा अणु है ना, जिससे क्या होता है, जो कोशिकाओं के निर्माण में और कोशिकाओं के कार्य करने में जो भाग लेता है, वही क्या कहलाएगा, जैव अणु कहलाएगा। हम लोग के सेल में लगभग 27 तरह के मॉलिक्यूल्स जो होता है भाग लेता है, 27 तरह के मॉलिक्यूल्स क्या होता है, भाग लेता है, जिसमें से कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो काफी ज्यादा मात्रा में भाग लेता है, तो उसको मेजर कहा जाता है, और कुछ जो होता है कम मात्रा में रहता है तो उसको माइनर कहा जाता है। मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा। नहीं बात समझा, तो जैव अणु क्या होगा, तो लिखो, डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला अब नेक्स्ट हेडिंग देकर के लिखना है, यही लिख लेना, जैव अणु बायोमोलिकुल्स, जैव अणु बायोमोलिकुल्स, जैव अणु बायोमोलिकुल्स, हेडिंग दिया, लिखो, जैव अणु बायोमोलिकुल्स, जैव अणु बायोमोलिकुल्स, लिख लिया, लिखो, लिखो, वैसा, है ना, अणु जो, वैसा अणु जो कोशिकाओं के निर्माण, जो कोशिकाओं के निर्माण एवं कार्य, वैसा अणु जो कोशिकाओं के निर्माण, जो कोशिकाओं के निर्माण एवं कार्य, निर्माण एवं कार्य, निर्माण एवं कार्य में भाग लेता है, कार्य में भाग लेता है, उसे उसे निर्माण और कार्य में भाग लेता है, लिखा, निर्माण एवं कार्य में भाग लेता है, उसे जैव अणु कहते हैं, उसे जैव अणु कहते हैं, उसे जैव अणु कहते हैं। मार कान में मार दो थप्पड़। कितना दिन के बाद आया है बताओ तुम।
हैं? कितना दिन के बाद आया है? देख डंडा है, देखो डंडा रख ले ऊपर में। कितना दिन के बाद आया है? 25 दिन के बाद। काहे? क्या कर रहा था 25 दिन घर पर? हैं? बोलो ना जी। तबीयत खराब हो गया था? क्या हुआ था? तबीयत में क्या खराब हुआ था? हैं? अरे बोल, बुखार लगल था? दिमाग खराब हो गया था? अरे क्या हुआ था, बोलो ना। बोलता नहीं है, झूठ बोलता है, तबीयत नहीं खराब हुआ। ठीक है बोलता है। तो कुछ हुआ था, पूछो कान में, बोलो कान में बोले। झूठ बोलता है। अच्छा तुम लोग पैसा दे देता होगा तो लगता होगा कि चलो पैसा तो दे दिए हैं, क्या दिक्कत है, नहीं हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगता है क्या? है? अरे पैसा दिया है तो पढ़ो, मेहनत करो, हम ही कहते हैं, है ना। और पैसा देने से क्या हो, कहीं पैसा तू 5 लाख दे देगा तो अपने मने वो घोल के पिला देगा? है? 5 लाख रुपया देगा तो कोई घोल के पिला देगा कि वैसा चीज है? वो मेहनत खुद से करना पड़ेगा, है ना। और 2-2 महीना घरे पर आ जाएगा तो क्या सीखेगा ये बताओ? कुछ सीख पाएगा? सबसे बढ़िया चीज हमको दुनिया में कुछ लगता है ना, तो यही लगता है पढ़ाई। पढ़ाई से नहीं, इससे है ना कोई छीन सकता है, न मार पीट के कोई ले सकता है, ना इसको बंटवारा कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है इसको। जब जितना पढ़ेगा उतना मिलेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं मिलेगा, बात खत्म। बात समझा कि नहीं? और कोई कहेगा, अगर ये खरीद के लेने वाला रहता ना तो लोग खरीद लेता है, और खरीदता नहीं है, डिग्री खरीद लेता है, कहते अब जो बिकते रहता है, नहीं बिकता है, तो उसे क्या हो जाता है ये बताओ? उन बड़का नौकरी करे लगता है वो? कुछ वो नहीं होता है उससे, नॉलेज ही नहीं रहता है तो कुछ कर लेगा। वो तो मेहनत तो करे पड़ेगा, है ना। यही चीज तो है इसमें। सब्जी थोड़े पैसा दे दिए ला लिए या घर में बना के खा लिए, वैसा नहीं। वैसा रहता था तो सबे ना आ जाता, सबे ना पढ़ लेता तो दिक्कत नहीं हो जाता, सब एक के रैंक पर आ जाता, केकरा नौकरी देता है? यही चीज है ना। पढ़ो, मेहनत करो, घर पर रहने से कोई फायदा है नहीं। और अभी तो हमको लगता है कि जब पटना कोई पढ़ने आता है तो घर से उनको कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए, और न कोई किसी को कोई टेंशन होगा कि घर पर काम हुआ कि नहीं हुआ, धान रोपाया कि नहीं रोपाया, उसे कोई मतलब है तोरा सबके? किसी को कोई मतलब नहीं है। और जो कोई बोलता है वो झूठ बोलता होगा। किसी को कोई मतलब नहीं रहता है कि घर पर धान रोपाए, पूछबो करेगा तो नहीं बताएगा, कहे वैसे तोरा कौन मतलब है, तू अब पढ़े गया है, पढ़ो बढ़िया से। वो हम ना जानेंगे कैसे बोलता है, स्वाभाविक बात। यहाँ आके पढ़वे नहीं करेगा, रूम में सुतल रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा उधर? छोड़ो हटाओ। लिख लिया जैव अणु क्या होता है? तो जैव अणु क्या लिखे? तो वैसा अणु है जो कोशिकाओं के निर्माण और कार्य करने में क्या करता है, भाग लेता है, वही क्या कहलाता है, जैव अणु कहलाता है। लिखा गया। अब ये बताए लगभग कितना, 27 तरह के जैव अणु भाग लेता है कोशिका के निर्माण में। अगला पॉइंट दे करके लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में। अभी हम लोग पॉइंट लिखेंगे, है ना, लिखो नेक्स्ट पॉइंट दे करके देखो, 27 प्राकृतिक रासायनिक तत्व, 27 प्राकृतिक प्राकृतिक रासायनिक तत्व के द्वारा, 27 प्राकृतिक रासायनिक तत्व के द्वारा, रासायनिक तत्व के द्वारा कोशिका बना होता है, जिसमें कोशिका बना होता है, कोशिका बना होता है, जिसमें कोशिका बना होता है, जिसमें पांच तत्व को, पांच तत्व को, पांच तत्व को क्या बोलते हैं बताओ? बृहद, बृहद जिसको मेजर कहते हैं, बृहद, पांच तत्व को बृहद तत्व, पांच तत्व को बृहद तत्व, और पांच तत्व को बृहद तत्व, और शेष बचे तत्व को, और शेष बचे तत्व को, शेष बचे तत्व को लघु, माइनर, शेष बचे तत्व को लघु तत्व, लघु या माइनर बोलते हैं,
लघु तत्व कहते हैं, कहते हैं, हाँ लिख लो, कहते हैं। तत्व कहते हैं, लिखा गया, तत्व कहते हैं, कहते हैं, लिखा गया। तो देखो कितना था, 27 को था, 27, इतना लगभग है ना, इतना तत्व मिल करके क्या बनाता है, ये बनाता है कोशिका। क्या बनाता है, कोशिका जो हम लोग का बना होता है, ये बनाता है कोशिका। देखो अब कहेगा कि यहाँ पर हम लोग वो जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, इस सब के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी में हम लोग जब भी पढ़ते हैं जीव के बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो निर्जीव में अब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, निर्जीव है। और इस सबको कहाँ पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। जितने भी निर्जीव चीज को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जितने भी सजीव को पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और जितना भी काल्पनिक चीज है उसको पढ़ते हैं कहाँ, फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो सबका बटा हुआ चीज है सब कुछ, तो काल्पनिक चीज है, अच्छा ऐसे बनाते तो ऐसे घूमने लगता तो कैसे होता, वो फिजिक्स में लोग सोचता है ना। ये करते तो ये ऐसा हो जाता, कैसा बनता, वो प्रैक्टिकल वो सोचते रहता है उसमें। नहीं देख रहा है, पढ़ाते हो तो बोलता होगा अभी करंट रहने, इधर से करंट जा रहा है, इधर से आ जाएगा तब क्या होगा, तो क्या होगा सोचते रहो। काल्पनिक चीज है सब, उसमें ये चीज पढ़ते हैं। जितना भी देख रहे हैं फिजिक्स का देन है कि इतना बड़ा है ना, ये सब कुछ मिल रहा है हम लोग को, नहीं तो थोड़े ना मिलता, नहीं मिलता ये सब, है ना। और सजीव में, जीव विज्ञान में अभी तक बताओ, अभी तक क्या 5 साल पढ़ा देंगे ना, तो कहियो निर्जीव का बात नहीं होगा। जब भी पढ़ेंगे किसका, सजीव के बारे में पढ़ेंगे, निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ना होता है। तो नाम है जीव विज्ञान, तो जिसमें जीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। तो जीव के बारे में पढ़ना होता है, और केमिस्ट्री में निर्जीव के। तो यहाँ जैसे मान लो कि ये जो तत्व है छोटे छोटे, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस सब से मिलकर के बना होता है, तो इस सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना नहीं होता है ना। यहाँ हम लोग चूंकि ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, पहले ही हम बोले, तुम लोग में नहीं बोले, ये जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना बायोमोलिकुल्स, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है ना। केमिस्ट्री में भी 12th में पढ़ना है, 12th में एक चैप्टर है बायोमोलिकुल्स का, तो तुम लोग को डबल फायदा होगा, यहाँ भी पढ़ लेगा और 12th में भी पढ़ लेगा। तो यहाँ अच्छा से पढ़ लेगा तो 12th में आसान लगेगा, और 12th इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हर एक बार 12th है ना, बोर्ड में चाहे जो भी चीज़ का एग्जाम देगा लगभग लगभग इससे आ ही जाता है, क्वेश्चन आता है। तो यहाँ भी पढ़ लेगा तो ये तो बोर्ड के लिए काम नहीं देगा, लेकिन काम देगा। यही पढ़ा हुआ चीज़ फिर से दोबारा पढ़ेगा तो और आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो वहाँ पर इसके बारे में पढ़ेगा, ठीक है। तो 11th में भी बायो में पढ़ना है, और 12th में केमिस्ट्री में पढ़ना है। यही सेम चैप्टर, सब कुछ सेम, अंतर बस इतना होगा थोड़ा सा कि यहाँ पर हम खाली नाम लिखेंगे, वहाँ पर क्या होगा, वो स्ट्रक्चर बताएंगे कि इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे भी हम भी है ना बहुत सारा स्ट्रक्चर बनवाएंगे भी, बताएंगे भी, सब कुछ बताएंगे इसमें। तो यहाँ भी काम देगा और 12th में भी काम देगा, इसीलिए बढ़िया से इसको पढ़ लो। तो ये 27 को जो तत्व है, तो 27 तत्व से लगभग मिल करके बना होता है कौन, सेल बना होता है, हम लोग का सेल बना होता है। जब पृथ्वी बना है ना, तो पृथ्वी बना तो तुरंत जीव आ गया, क्या करोड़ों साल लगा जीव को आने में। और जब जीव आया तो ऐसे एकाएक हम ही लोग बन गए हैं, नहीं, पहले छोटे छोटे जीव बना। पहले तो सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन कैसो कैसो आया, ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन आया, तो उसके बाद फिर कार्बन था, ऑक्सीजन मिला, फिर हाइड्रोजन मिला, ये सब जब मिला तब बनाया जैव अणु। ये सब मिलकर के जैसे प्रोटीन बना, आगे इसी में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट बना। अब जैसे ही ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बना तो फिर सेल मेम्ब्रेन बनने लगा, सेल मेम्ब्रेन जैसे ही बना तो फिर पूरा का पूरा कोशिका बना। और जब वो कोशिका बन गया, तब जब वो रिस्पायरेशन करने लगा तो क्या करता था, ऑक्सीजन को उसको जरूरत था। और हम लोग से पहले पृथ्वी पर क्या आया था, पेड़ पौधा आया था, है ना। क्या आया था, पेड़ पौधा आया, तब ऑक्सीजन आया, और तब जीव आया, एनिमल आया। उसको मारो दे, पीछे सो रहा है कि रात बराती गेल चलिए। जाओ रे लड़का, जाओ मुंह और धो के आओ, जाओ, पढ़े में मन नहीं लगता है। अरे तो सोने रहता है तो घरे पर सो जाओ।
तबीयत खराब है, आते आते तबीयत खराब हो गया। ए, आज पहला दिन सुने हैं लड़कों के बैठल बैठल तबीयत खराब हो जाता है, चक्कर आ जाता है ना। चलो, क्या बोल से क्या हो। हाँ, तो जीव आया तो पहले क्या बना बताओ, पहले ऐसे एकाएक हम लोग है ना, जीव नहीं आ गया, पहले कार्बन ये सब आया, हाइड्रोजन आया, एक ओपेरॉन का एक मॉडल है, हम लोग का एक चैप्टर है बायो ऐसे इवोल्यूशन, है ना, एवोल्यूशन जैव विकास का एक चैप्टर है, पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। वहां पर कौन सा एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि किस तरह से कौन सा जीव बना है ना, कौन सा जीव नहीं बोले, किस तरह से कौन कौन सा मिल करके कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाया, ये एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के दौरान प्रूव किया कि ऐसे ही बना होगा। तो वो एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है, उसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इस तरह से हुआ होगा। उस टाइम कोई थोड़े था जो देखेगा, कोई तो था नहीं, तो एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह से जीव बना होगा, पहले तो जीव था नहीं, तो कैसे आया है पृथ्वी पर जीव, उसको एक्सपेरिमेंट किया था और उसके द्वारा प्रूव किया था। ओपेरिन और हेल्डेन ये दोनों वैज्ञानिक मिल करके किया था, और तब बताया कि इस तरह से जीव आया। तो जैसे अब ये हम लोग पढ़े थे सेल चैप्टर, और सेल चैप्टर में कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़े थे, और कोशिका झिल्ली में लिखाए थे कि किस चीज से बना होता है, बताओ किस चीज से बना होता है कोशिका झिल्ली, किस चीज से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी रहता है कुछ, और ये सब जो बना होता है क्या चीज से बना होता है, तो इसमें रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब रहता है, ये सब से मिल करके ये बनता है लिपिड, क्या बोलते हैं, प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, और क्या बच गया, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये सब से मिल करके बनता है, और ये सब बनाता है कोशिका झिल्ली बनाता है। अब बताओ कैसे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि कोई भी जीव जो होता है या सेल होता है बना होता है क्या चीज से बना होता है, और इसके अंदर जो भी चीज होता है, अगर मान लो कि पानी है तो पानी में क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, H2O होता है कि नहीं होता है, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिल करके ही बना हुआ है हम लोग का सेल। तो हम लोग उस मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ नहीं पढ़ते, यहाँ डायरेक्ट सेल से पढ़ते हैं। और इससे पहले है ना, अगर एक्चुअल में देखा जाए, जो कोशिका हम लोग कहते हैं ना कि सजीव का जो होता है ना, संरचनात्मक इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। अगर इससे भी छोटा अगर कहा जाए ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कहा जा सकता है। लेकिन वो चीज हम लोग लिविंग चीज के बारे में जानेंगे तो वो तो निर्जीव में आ जाता है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं किस में, केमिस्ट्री में, और हम लोग सेल से स्टार्ट करते हैं। नाम है बायोकेमिस्ट्री, दोनों में आएगा, है ना, नाम है बायोकेमिस्ट्री, जय बनो, इसीलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को चर्चा करना पड़ता है कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, सेल कैसे बना है। बात समझ में आया कि नहीं। लगभग ये 27 मॉलिक्यूल्स मिल करके बनाया है, जिसमें 5 जो होता है, 5 का संख्या ज्यादा होता है, इसीलिए उसको मेजर कहा जाता है या बृहद कहते हैं। बृहद मतलब क्या, बहुत ज्यादा, और लघु मतलब क्या होता है, छोटा, कम। लघु मतलब कम, जिसकी मात्रा क्या हो, कम होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे माइनर कहेंगे। बात समझ में आया। इसके बारे में भी लिख तो लिए हैं, कौन कौन होता है वो खाली लिख लेते हैं। देखो नीचे नेक्स्ट पॉइंट दे करके लिखना है, पॉइंट दे करके लिखना है, लिख लो। क्या लिखेगा, पॉइंट दे करके लिखना है। सीधे लिख लेते हैं ना, काहे लो उतना पॉइंट लगाएंगे, सीधे ऐसे लिख लेते हैं ना। बृहद तत्व लिख के, बृहद तत्व लिख के और डैश दे के लिख लेते हैं इसमें, और ऐसे ही लघु तत्व दे के लिख लेंगे क्या, इसको लिख लेते हैं तत्व। मेजर एलिमेंट, मेजर एलिमेंट कौन कौन सा है, बस लिख लो, कार्बन, ऐसे ना लिखते हैं, कार्बन, लिखो कार्बन, कार्बन में ब्रैकेट देके लिख लेना 18%, लिखा, बृहद मेजर एलिमेंट, और लिख लो क्या, कार्बन, कार्बन में लिख लो ब्रैकेट देके 18%, 18% ब्रैकेट बंद, कॉमा, 5 गुना होता है बृहद, तो 5 को करना, कार्बन लिखा। अगला लिखना हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन कितना होता है बताओ, 10%, ब्रैकेट देके लिख लो 10%,
ब्रैकेट देके 10%, अगला कॉमा देके लिखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना 65%, ब्रैकेट देके लिख लेना है 65%, ब्रैकेट में 65% लिखा गया। क्या क्या हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ब्रैकेट में 3%, नाइट्रोजन कितना 3%, ब्रैकेट बंद। उसके बाद लिखना और फास्फोरस, और फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस कितना है बताओ 2.25, फास्फोरस 2.25%, 2 नहीं दो 1.25, फास्फोरस में लिखना 1.25, 1.2 दो नहीं दे 1 तो 18% में क्या रहेगा बताओ कार्बन, 10% में हाइड्रोजन, 65% ऑक्सीजन, 3% नाइट्रोजन और 1.25% फास्फोरस। ये 5 को है, ये पांचों ज्यादा मात्रा में है ना, इसीलिए इसको बृहद बोलते हैं। और इसके अलावा जो शेष बच गया वो शेष किस में आएगा, वो शेष आएगा लघु में, वो शेष किस में आएगा लघु में। अगला लिख लेते हैं, अगला हेडिंग देके लिख लो लघु तत्व, लिख लो लघु तत्व, जिसको क्या बोलते हैं माइनर एलिमेंट, लघु तत्व, माइनर एलिमेंट, लघु तत्व, माइनर एलिमेंट, लघु तत्व, माइनर एलिमेंट। माइनर में क्या क्या आएगा बताओ, इसमें कितना रहेगा 27 को है तो 22 जो रहेगा है ना इसमें आएगा, उतना को नाम है ना हम लोग लिख लेते हैं, 5-7 के नाम लिख लेते हैं, इत्यादि कर लेंगे। लिख लो डैश देके क्या क्या आएगा बताओ, ये तीनों को छोड़ के इधर बताओ, लिखो लिखो सोडियम, सोडियम सीधे ऐसे लिखो ना Na, सिंबल आता है याद है कि नहीं है, सीधे लिख लो Na का मतलब ऐसे नहीं लिखना Na ई सोडियम हुआ। कैल्शियम, कैल्शियम को क्या लिखते हैं Ca, लिख लो Ca कॉमा देके। उसके बाद लिखो सल्फर, सल्फर को क्या लिखते हैं S, लिख लो S सल्फर लिखा। और लिखो पोटासियम को क्या लिखते हैं K, लिख लो कॉमा देके K पोटासियम। मैग्नीज या Mn, Mn मैग्नीज, मैग्नीशियम भी लिख लो, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg मैग्नीशियम, मैग्नीज। कॉपर लिखो कॉपर Co, Cu कॉपर। जिंक, जिंक का Zn। क्लोरीन Cl लिखा, क्लोरीन Cl इत्यादि कर दो, इत्यादि लिख, इत्यादि लिख लो। ये सब क्या है, ये सब बहुत कम मात्रा में रहता है ना, ये सब क्या है बहुत कम मात्रा में रहता है। तो जो ज्यादा मात्रा में है उसको बोलेंगे बृहद तत्व, और जो कम मात्रा में उसको बोलेंगे लघु तत्व। अब बताओ हम लोग का जो सेल है, अगर कोई पूछे सेल क्या चीज से मिलकर बना होता है बताओ, तो क्या बताएगा बताओ कि 27 तत्व से मिलकर के बना होता है। कितना 27 तत्व मिलकर के बना होता है। और कौन कौन सा होता है बता देना, पांचों का मेन ये पांच है ना बृहद वाला में, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये 5 मेन है, ये पांचों याद रखना। और 5 के अलावा अगर कोई चीज रहे तो समझ जाना क्या होगा माइनर होगा है ना, माइनर एलिमेंट होगा। ये 5 मेन है, ये 5 को याद रखना है। और इस पांचों में भी सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन है ऑक्सीजन, कितना है 65% है। उसके बाद 18% में कौन है कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 10% है। और क्या है बताओ, नाइट्रोजन 3% है, और फास्फोरस 1.25%। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कोशिका जो बना होता है यही एलिमेंट से बना होता है।
और हम लोग अलग बात है कि हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग का जीव जो है कोशिका से बना होता है, कोई भी जीव है कोशिका से बना होता है ना। चूंकि बायो पढ़ते रहते हैं इसीलिए बोलते हैं। अगर मेन रूप से अगर कहा जाए कि कोई भी जीव क्या चीज से बना होता है तो ये भी बोलना कोई गलत नहीं होगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इस सब से बना होता है। ये भी बात सही है, लेकिन पूछने का जगह अलग होना चाहिए। बायोलॉजी में पूछ रहे हैं कि केमिस्ट्री में पूछ रहे हैं। बायो में पूछ रहे हैं तो कोशिका से बना होता है, केमिस्ट्री में पूछ रहे हैं तो वहां पर भी है ना कोशिका बोलना है। ये अगर कहते हैं ना कि क्वेश्चन बहुत है ना अंदर से पूछ दिया था, वैसा वाला बात है। अगर कोई गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका किस चीज से बना होता है, तब कहना पड़ेगा क्या चीज से बना होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इस सब से बना होता है। बात समझ में आ रहा है? क्यों बना होता है, कैसे बना होता है, वो हम लोग देखे थे है ना। कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन था तो हम लोग देखे थे कि लिपिड से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और यही कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन किस से बना होता है, तो ये बना होता है कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है। तो कैसे नहीं हम लोग कहेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एगो गाना नहीं है, कौन गाना, निर्गुण एगो है, निर्गुण है, माटी के देहिया वाला नहीं है, माटी में मिल जाई रे कैस कर हैं? क्यों कहता है बताओ? देखो उसमें नेचर कहते हैं ना कि नेचर का चीज है, नेचर में मिल जाएगा। माटी का मतलब वही हुआ है ना, वहाँ अलग अर्थ निकाल लेता है कि मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि नेचर का चीज है और नेचर में मिल जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब क्या है, नेचुरल चीज है, नेचर से बना हुआ है सब कुछ। और मर के फिर नेचर में रहना है, वही वाला बात है। नेचर का है, नेचर में ही मिल जाएगा, वही खत्म। तो हम लोग भी बने हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने हुए हैं, नेचर में मिल जाएगा। यही वाला बात है। बात समझा कि नहीं? गाना बड़ी सोच के बनाया था हैं? चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। इसका प्रकार पढ़ना है ना, अलग अलग इसका कौन कौन सा प्रकार है। उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेलुलर पूल के बारे में जानते हैं। एक पॉइंट लिखो तो लिखाते हैं, एक पॉइंट लिखाते हैं, लिखो उसके बाद समझाएं। लिखो लिखना है सेलुलर पूल, इसको बोलते हैं सेलुलर पूल। इसको कोशिकीय पूल लिखते हैं, कोशिकीय। अब ये पूल वाला कौन, ये पूल नहीं है, ब्रिज वाला पूल नहीं है ना, ये अलग पूल है। हेडिंग नहीं देना है, पॉइंट लिखा रहे हैं, पॉइंट में लिखो, लिखना है। लिखो कोशिकीय पूल, अब ब्रैकेट में लिख लेना सेलुलर पूल, इंग्लिश में भी लिख लेना, तब पता चलेगा कि दूसरा पूल है, नहीं तो समझेगा कि कौन पुल है। अभी कितना 17 दिन में 12 गो पुल गिरा था बिहार में, रिकॉर्ड बना रहा है पुल गिरने में, है कि नहीं? लिखा कोशिकीय पुल में तत्व स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। लिखा स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में, इसलिए यह कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में, इसलिए यह कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में पाया जाता है, इसलिए यह कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में पाया जाता है। लिखा गया? अरे लिखाया। अब इसका क्या मतलब लिखे हैं बताओ? इसका मतलब लिखे हैं, अब सेलुलर पूल क्या होता है उसको अलग से हेडिंग दे करके लिखा देंगे। सेलुलर पूल का मतलब होता है यहाँ पर है ना कि एक बात बताओ, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये स्वतंत्र रूप में हम लोग के सेल में पाया जाता है क्या? स्वतंत्र का मतलब होता है फ्री स्टेट, है ना, फ्री स्टेट में पाया जाता है। नहीं, सब क्या होता है आपस में एक दूसरे से मिल करके तब बनाता है कार्बोहाइड्रेट,
तब बनाता है लिपिड, तब बनाता है प्रोटीन, और वो पाया जाता है हम लोग के बॉडी में। स्वतंत्र रूप में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब एलिमेंट नहीं पाया जाता है। ये सब एक संगठन में पाया जाता है, एक समूह में पाया जाता है, जो कोई ना कोई नया पदार्थ बनाता है और उस पदार्थ के रूप में हम लोग के बॉडी में पाया जाता है। उसी को कहा जाता है सेलुलर पूल। मैं बात समझा? सेलुलर पूल के रूप में है ना ये पाया जाता है। और ये जो होता है इसीलिए कहते हैं कि ये कार्बनिक या अकार्बनिक रूप में हम लोग के बॉडी में पाया जाता है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि केवल ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऐसा नहीं कहेंगे। हम लोग के बॉडी में ऐसे इस रूप में पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे नहीं ना पाया जाता है। ये सब क्या पाया जाता है? अब मुंह देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो रहता है हम लोग के बॉडी में, वो उसमें कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग ऐसे पाया जाता है? नहीं। हम लोग में कैसे पाया जाएगा? तीनों मिल करके जो बनाया उस रूप में पाया जाता है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग के शरीर में केवल कार्बन अकेले या हाइड्रोजन अकेले या ऑक्सीजन अकेले ऐसे पाया जाता है? वैसे तो नेचर में पाया जाता है, वैसे नेचर में पाया जाता है, वैसे हम लोग के बॉडी में तो पाया नहीं जाता है। तो ये सब मिल करके कोई नया पदार्थ बनाता है और वो पदार्थ के रूप में हम लोग के बॉडी में पाया जाता है। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अब ये सब अलग अलग तत्व है। अब ये सब आपस में मिल करके बनाया कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट हम लोग के बॉडी में पाया जाएगा। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सबस्टांस, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में हम लोग के बॉडी में रहेगा, या फिर जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? अकार्बनिक पदार्थ। जैसे पानी है, पानी में हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग ऐसे पाया जाता है बॉडी में। हम लोग पानी पीते हैं तो कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग से, ऑक्सीजन अलग से पीते हैं। आए? हम लोग क्या करते हैं? पानी पूरा समूह, पूरा ग्रुप न पी जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कि अलग अलग करके पीते हैं? अलग अलग करके तो पीते नहीं। तो वही कह रहा है कि हम लोग के बॉडी में कोई भी तत्व है वो स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, वो क्या होता है? एक संगठन के रूप में होता है, वही सेलुलर पूल कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, समझ में आया? तो स्वतंत्र रूप में कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता है, वो किसी न किसी रूप में पाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, उस सब के, पानी है, बहुत सारा कोई भी सबस्टांस है ना, जो समूह में होगा। ऐसा नहीं कि कार्बन अकेले रहेगा, हाइड्रोजन अकेले रहेगा, ऑक्सीजन अकेले, ऐसा नहीं है। बात समझ में आया? लिखो अगला हेडिंग दे देना, लिखे थे कोशिकीय पूल, हेडिंग दे दो सेलुलर पूल, हेडिंग दो सेलुलर पूल। वहां लिखा है देखो सेलुलर पूल, हेडिंग दो। और इसका लिख लेते हैं सेलुलर पूल। हेडिंग दिया सेलुलर पूल। लिखो इसमें कोशिकाओं में, कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के अणु और आयन के संगठन को, कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के अणु और आयन, अणु और आयन के संगठन को, अणु और आयन के संगठन को कोशिकीय पूल कहते हैं। कोशिकीय पूल कहते हैं। अणु और आयन के संगठन को कोशिकीय पूल कहते हैं। लिखा गया? कोशिकीय पूल कहते हैं, कोशिकीय पूल कहते हैं। हो गया। अब ये जो पाया जाता है कोशिकीय पूल, दो अवस्था में पाया जाता है। कितने अवस्था में? दो। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो कोशिकीय पूल दो अवस्थाओं में पाया जाता है। कोशिकीय पूल
दो अवस्थाओं में पाया जाता है, दो अवस्थाओं में पाया जाता है, दो अवस्थाओं में पाया जाता है। लिखा गया, दो अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला जलीय अवस्था, जलीय अवस्था इसको बोलते हैं एक्वस फेज, एक्वस फेज। और दूसरा है अजलीय, अजलीय अवस्था इसको बोलते हैं नॉन एक्वस, नॉन एक्वस। एक्वस फेज और नॉन एक्वस फेज। एक्वस और नॉन एक्वस फेज, जलीय अवस्था और अजलीय अवस्था। अब बताओ जलीय अवस्था क्या होगा? जो जल में घुलनशील होगा उसको जलीय अवस्था कहेंगे, और जो जल में अघुलनशील होगा उसको क्या बोलेंगे? अजलीय अवस्था कहेंगे। एक ही बात समझ में आ रहा है? लेकिन आज उतना वो सब नहीं पढ़ेंगे, है ना, अगले क्लास में सब पढ़ेंगे। इसको पढ़ के आना, तुम लोग खाली ऐसे मुंह देख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले ये बताओ। देखो इसको पढ़ना है ना, एक दो बार कॉपी में पढ़ना, कॉपी में ही अभी पढ़ना, बुक में पढ़ेगा तो और नहीं समझ में आएगा। जो बात लिखा हुआ है कॉपी, और ज़्यादा नहीं लिखा है, बहुत कम लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ना बढ़िया से, और टेस्ट के लिए तैयारी करते रहना है बस। ठीक है, आज रहने देते हैं यहीं तक, बहुत बोले हैं, बोलने का मन नहीं। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। और हाँ, कल जो होगा ना, सुनो, कल मेरा क्लास है, कल नहीं है मेरा क्लास, है ना। मतलब कल कौन कौन क्लास है? केमिस्ट्री है और बायो। देखो बायो के जगह पर ना फिजिक्स होगा, ठीक है, बायो के जगह पर फिजिक्स होगा, बायो नहीं होगा। कल और परसों 2 दिन नहीं होगा, अगले सप्ताह में होगा बायोलॉजी का। ठीक है, तो अगले क्लास में बायो जो होगा मंडे को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इस बीच में जिस दिन अब मान लो कि कल मान लो बायो के जगह पर फिजिक्स होगा, तो परसों बायो के जगह क्या हो जाएगा? परसों क्या है? केमिस्ट्री क्लास है, केमिस्ट्री क्लास नहीं है, तो बायोलॉजी की जगह क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री हो जाएगा। बात समझा? मतलब जिस दिन जो सर के नहीं रहेंगे मेरे जगह पर उन सर का, या सिंपल से सोचो ना कि आज के बाद कल से क्या होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ही क्लास, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो नहीं होगा। बात समझा? तो एक दो दिन छुट्टी, है ना, नहीं देख रहा हालत खराब, बोलते बोलते परेशान। एक दो दिन रेस्ट मार, अगर बाद फिर पढ़ाएंगे, है ना, मन से। तो रहने देते हैं यहीं तक। ठीक है।